ये सरकार किसानों से जो अपना ये सारी जो फसलें उगती हैं, जो भी चीज़ है, तो ये सरकार किसानों से लेके खुद क्यों नहीं निर्यात करती? इसमें तो देश को ही फायदा है, सरकार को फायदा है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। निश्चित रूप से इसमें देश को फायदा जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को और आरएसएस को इनको फायदा नहीं है। कैसे फायदा नहीं है? अगर सरकार ये खरीद के विदेशों में एक्सपोर्ट करेगी और जो उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, वो उसका मुनाफा कमा रहे हैं, वो मुनाफा जो आएगा वो सरकारी खजाने में जाएगा, वो बीजेपी के खजाने में नहीं जाएगा, वो आरएसएस के खजाने में नहीं जाएगा। जो पैसा ये जो लूट मचा रखी है इन्होंने पार्टी चलाने के लिए, इलेक्शंस के लिए, जिससे एमपी खरीदते हैं, जिससे एमएलए खरीदते हैं, जिनसे ये सारी राजनीति को उलट पलट करने की कोशिश करते हैं, वो पैसा कहां से आएगा? इसलिए इसका यह है कि मुनाफा ये सारा का सारा देंगे उद्योगपतियों को, और उद्योगपतियों से कमीशन लेके, पार्टी के लिए चंदा लेके वो पैसा उस तरह से कमाएंगे, सीधा सरकार के खजाने में जाएगा। वो इन्हें किसी हालत में मंजूर नहीं, क्योंकि सरकार के खजाने में जाने वाला पैसा इनकी जेब में नहीं आ पाएगा। देश की तरक्की से इनको कुछ लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये जो है सबसे बड़े देशद्रोही यही लोग हैं, सबसे बड़े आतंकवादी यही लोग हैं। देश की तरक्की से, देश की जनता की तरक्की से, किसानों मजदूरों के दुख दर्द से इनको कोई लेना देना नहीं है। जो बेरोजगार युवा हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, गलत रास्ते पर चले जाएं, इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप एक बड़ी अजीब स्थिति में समझेंगे कि जिस समय देश में इतनी भयानक आर्थिक स्थिति है, महामारी का काल है, भयानक आर्थिक स्थिति है, लाख करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं और जीडीपी हमारी माइनस में जा रही है, उस समय 20,000 करोड़ रुपए केवल जो नई संसद और उसके साथ बनने वाला सारा वो है ऑफिस वगैरह, उनके लिए 20,000 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं, खर्च किए जा रहे हैं, जिससे 2022 तक बनके तैयार होना है। और आज सुबह ही सुबह जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको हरी झंडी दे दी, विस्तार प्रोजेक्ट को, 20,000 करोड़ का जो प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट है। तो पैसा इस समय लगाएंगे, लेकिन वो पैसा जो देश के लिए काम आ सकता है, जिससे देश की स्थिति बेहतर हो सकती है, जिससे देश की बेरोजगारी खत्म हो सकती है, जिससे देश का किसान खुशहाल हो सकता है, जिससे देश के युवा एक नई, एक बढ़िया सुबह देख सकते हैं, वो खुश हो सकते हैं, जिससे देश को शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो सकती है, जिससे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बढ़िया हो सकती है, वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो सब करेंगे वो पैसा सरकारी खजाने में जाएगा, वहां से करना पड़ेगा और बीजेपी के खजाने में नहीं आ सकेगा। इसलिए ये जो लूट है, इस लूट में बंदर बांट करके इन उद्योगपतियों के माध्यम से इस सारी लूट को अंजाम दिया जा रहा है। यही काम बीजेपी कर रही है, देश के लोगों को समझना पड़ेगा। अभी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट भी आ रही है कि 2025 में भारत तो बांग्लादेश से भी पीछे चला जाएगा। वो तो अभी चला गया है, भारत तो बांग्लादेश से अभी पीछे है। कई उद्योग हैं, नहीं कई उद्योग हैं, आप देखें, विशेषकर कॉटन वाला है, कॉटन वाले उद्योग में बांग्लादेश हमसे कहीं ज्यादा आगे पहुंच चुका है, हम कहीं भी नहीं ठहरते हैं। हंगर इंडेक्स जो है बांग्लादेश हमसे कहीं ऊपर है, हम कहीं भी नहीं है। इंटरनेट जो है उसमें हम बांग्लादेश हमसे कहीं ऊपर है, हम कहीं भी नहीं ठहरते हैं। बांग्लादेश के सामने तो आज की तारीख में वैसे नहीं ठहरते हैं। लेकिन आत्मनिर्भर भारत तो बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत नहीं, इसका नाम केवल होना चाहिए आत्मनिर्भर बीजेपी, बल्कि आत्मनिर्भर बीजेपी, आत्मनिर्भर हटा के कहना चाहिए इस देश के खून पर निर्भर बीजेपी, यही होना चाहिए। इन्होंने जो सब कुछ कर रखा है ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो सारा षड्यंत्र है इस देश को तबाह और बर्बाद करने वाला और बीजेपी की झोली भरने वाला, क्योंकि ये इस देश में राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं और राजतंत्र चलता है पैसे के दम पर, लठ के दम पर, ताकत के दम पर। उसके लिए सारे इंतजाम सब कुछ किए जा रहे हैं। तो क्या ऐसा हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा काबिल? नहीं, इनके बाप की सरकार है क्या ऐसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? ये देश इनके बाप का थोड़ी है, देश हम सबका है, हम सबके माता पिता का है, हमारी आने वाली संतान का है। इस देश में किसी भी हालत में जो ये चाह रहे हैं, जिस हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, कभी पूरा नहीं होगा। और जिस राष्ट्रतंत्र की स्थापना करना चाह रहे हैं, जिसके लिए संसद और पूरा सब कुछ, पुराने इतिहास को मिटा के नया एक इतिहास बनाना चाहते हैं, अमर होने की बड़ी वो है ना चाहत, मोदी जी को अमर होने की चाहत है। निश्चित रूप से आप इस इतिहास में अमर होंगे, लेकिन एक बहुत ही घटिया शासक के रूप में, एक बहुत ही देश को बर्बाद करने वाले शासक के रूप में होंगे, एक बहुत ही निरंकुश
शासक के रूप में आप होंगे और देश को तबाह और बर्बाद करने वाले किसानों मजदूरों को पूरी तरह से खत्म करने वाले ऐसे जो है शासक के रूप में होंगे। अमर तो आप जैसे होंगे वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, फिर बार बार कह रहा हूं, ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये देश हम सबका है और हम सब लोग इस देश में मिलजुल कर रहते आए हैं, ऐसे ही आगे भी रहेंगे। ये जो हमारा देश कई फूलों का गुलदस्ता है, ऐसे ही महकेगा और खूबसूरत होगा। तुम्हारे जो षड्यंत्र हैं उसमें तुम कभी भी कामयाब नहीं होगे। तो फिर सर ऐसे पूरे हालात से देश गुजर रहा है, किसान जो है सड़कों पे है और कई सारे ऐसी कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टरों में दे दिया जा चुका है। अब सर किसानों की अगर बात कर लिया जाए तो अब रिलायंस इंडस्ट्री जो है आकर के किसानों को समझा रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत उनकी जमीन नहीं छीनेंगे, अब नहीं उनकी जमीन हड़पने का कोई हमारी मंशा है। तो आपको समझ में आ गया, जिन किसानों को बेकार समझते थे, जिन किसानों को कुछ नहीं समझते थे, कमजोर समझते थे, उन किसानों के केवल एक एक्शन से, अभी तो बहुत शुरुआत है, ये अभी तो शुरुआत है जिसमें रिलायंस चीखने लगा है कि भैया हम कॉर्पोरेट फार्मिंग में नहीं आएंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं आएंगे। होने लगा है ना ये सारी चीजें। इन सारी चीजों को आप देखिए आने वाले समय में। मैं आपको बता रहा हूं, ये अंबानी यानी रिलायंस और अडानी यानी फॉर्च्यून और लाला रामदेव, रुचि सोया, पतंजलि, इन तीनों की दुकानों पर ताले लगने वाले हैं आने वाले समय में। सब कुछ ये देश जो देख रहा है कि इन्होंने किस तरह से देश को बर्बाद किया है, और जो हम किसानों का बहिष्कार का नारा है, उस बहिष्कार पे जिस तरह से लोग लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं और इन सारी चीजों का बहिष्कार करते जा रहे हैं, आने वाले समय में अंबानी, अडानी और लाला रामदेव, इन तीनों की दुकानों पे ताला लगेगा। आप देखना, जो देश के साथ में इन्होंने जो किया है उसे देश भूलेगा नहीं। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मोदी जी, प्रभु, आपने अपनी तो कब्र खुदवाई ली है, आपने अपने साथ साथ में इन तीनों को भी कब्र खुदवा ली है। इनका भी जो है ना पूरा बहिष्कार के माध्यम से इनके दुकान पर ताले लग जाने, आप चिंता मत करो। इसलिए मैं तो उनसे कहूंगा, तीनों से समझाओ मोदी जी को ये काम बंद करें, अन्यथा निश्चित रूप से सरकार तो उखाड़ के फेंक ही दी जाएगी। सरकार के साथ साथ में ये तीनों लोग जिन्होंने इस देश को लूट रखा है, जो इस देश के विषय में जरा भी नहीं सोचते, उन तीनों की दुकानों पर भी ताला लगेगा। चलिए ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि वार्तालाप तो लगभग फेल ही हो रहे हैं हर बार की तरह, फिर से 8 तारीख का समय दिया गया है, तो ऐसे हालात में जो है किसानों को क्या करना चाहिए, आपका क्या संदेश होगा? नहीं, हमारी रणनीति बहुत सीधी है। वैसे भी हम जो आगे की हमारी जो योजना है हम उसका कर चुके हैं कि 6 तारीख में ट्रैक्टर मार्च होगा, उसके बाद में 13 तारीख का प्रोग्राम है, उसके बाद में 18 तारीख का है, फिर 23 और फिर 26 का। ये पूरा शेड्यूल हमारी तरफ से घोषित किया जा चुका है। लेकिन मैं तो आखिरी समय में केवल आपके माध्यम से यही लोगों से कहना चाहूंगा कि साथियों, इस किसान आंदोलन में, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं और बार बार समझा रहा हूं आपको, ये किसान आंदोलन केवल किसानों का नहीं, पूरे देश का आंदोलन है साथियों। किसान केवल अपनी नहीं, पूरे देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है साथियों। मजदूरों को बचाने की, बेरोजगार युवाओं को बचाने की, युवतियों को बचाने की, इस देश के गरीब को बचाने की लड़ाई लड़ा है। जो बड़ा मध्यम वर्ग है उसको तबाह होने से बचाने की लड़ाई लड़ा है। ये औरतों पुरुष सबकी लड़ाई लड़ा है। ये सामान्य जनता उसकी भी, और देश की जो सेना है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस वाले, उन सबकी लड़ाई लड़ रहा है। ये केवल अपनी नहीं लड़ा, देश को बचाना चाहता है। इसलिए मेरा आपसे एक ही निवेदन है साथियों कि इस आंदोलन में सहयोग में जैसा भी सहयोग दे सकते हैं, कोई किसी पर बंदिश नहीं है, जो जैसा भी सहयोग दे सकता है। कोई इस आंदोलन में पैसे से सहयोग दे सकता है, पैसे से दे। कोई अनाज दे सकता है, आटा दे सकता है, दाल दे सकता है, चावल दे सकता है, कपड़े दे सकता है, उसका सहयोग दे सकता है, वो दे। कोई वहां पर आकर सेवा कर सकता है, किसी के पास नहीं है पैसा है, कुछ नहीं कर सकता, तो फिजिकल जो भी सेवा कर सकता है वो कर सकता है, वहां पर आकर वो इस तरह से सेवा दे। इसके अलावा अगर और भी कुछ नहीं है तो मैं कम से कम लोगों से एक निवेदन जरूर करूंगा, हफ्ते में एक दिन देश को बचाने की लड़ाई है साथियों। लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। हम भूले तो नहीं हैं भगत सिंह जी को, चंद्रशेखर आजाद जी को, हम भूले तो नहीं हैं उधम सिंह जी को, हम सुखदेव राजगुरु इनको भूले तो नहीं हैं, इन सबको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम भूले तो नहीं हैं। तो इन्होंने सबने अपनी जीवन कुर्बान कर दिया हमारे लिए, ताकि हम जीत सकें। उसके बाद ही भारत को आजादी मिली है। साथियों, मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा, हफ्ते में एक दिन
एक दिन जरूर दीजिए। आप अपना पूरा दिन कई बार देखते देखते जो मोबाइल में देखते देखते ही घंटों बिता देते हैं, खराब कर देते हैं। तो कम से कम देश को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हफ्ते में एक दिन तो दे सकते हैं। हफ्ते में एक दिन जरूर दीजिए और किसी भी जगह पर जाइए, चाहे सिंगू बॉर्डर पर जाइए, चाहे टिकरी बॉर्डर पर जाइए, चाहे राजस्थान बॉर्डर पर जाइए, चाहे आप जो है गाजीपुर बॉर्डर पर जाइए, चाहे चिल्ला बॉर्डर पर जाइए, कहीं भी जाइए, एक दिन जरूर दीजिए साथियों। और अगर इतना नहीं, एक दिन नहीं तो 15 दिन में दीजिए, एक दिन, कम से कम 15 दिन में एक दिन दीजिए। और साथियों, इसके साथ साथ हर किसी को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, सबको कहिए कि रिलायंस का पूरी तरह से बहिष्कार करें। रिलायंस का चिन्ह जहां हो, रिलायंस का नाम जहां हो, वो सामान किसी सूरत में भी खरीदना नहीं है साथियों। चाहे रिलायंस डिजिटल हो, चाहे रिलायंस स्मार्ट हो, चाहे रिलायंस फ्रेश हो, चाहे रिलायंस ज्वेल हो, जो भी हो, चाहे रिलायंस ट्रेंड हो, कुछ भी रिलायंस जहां लिखा हो वो खरीदना नहीं है साथियों, किसी भी कीमत पर। और ये कलर्स नाम से जितना भी है टीवी चैनल, ये रिलायंस के कलर्स के नाम से बिल्कुल नहीं देखना है साथियों। ईटीवी ये रिलायंस के हैं, ईटीवी नहीं देखना है। IBN 7 ये रिलायंस के हैं, नहीं देखना। न्यूज 18 करके जिस पे आता है न्यूज 18 नेटवर्क, कोई भी है, नहीं देखना है साथियों। इन सबसे बाहर निकलना है। रिलायंस के जो पेट्रोल पंप है, अपनी गाड़ी में तेल भरवाइए, स्कूटर में, गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, किसी में भी, लेकिन रिलायंस के पेट्रोल पंप से मत भरवाइए साथियों। आप भरवाइए, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, वहां से भरवाइए साथियों। और जियो का सिम अगर पोर्ट नहीं हो रहा, जैसे उसने पोर्ट करना बंद कर दिया, तोड़ के फेंकिए, आप उसको नया सिम लीजिए, किसी भी कंपनी का लीजिए, हमें इससे कोई वो नहीं है। लेकिन रिलायंस का जो जियो का है उसका बहिष्कार करना है, पूरी तरह से बहिष्कार करना है। मैं कह रहा हूं ये देश के गद्दार हैं और इनकी दुकानों पर ताला लगना जरूरी है साथियों, तभी सरकार की कमर टूटेगी। मैं बार बार इस बात को, साथ में जो अडानी का फॉर्च्यून तेल, फॉर्च्यून आटा, फॉर्च्यून बेसन, फॉर्च्यून चावल, फॉर्च्यून चीनी, जो जितनी भी चीजें हैं फॉर्च्यून की, कई तरह के तेल है, सोया वगैरह, और मूंगफली का तेल है, सोया का तेल है, और वो अपना कच्ची घानी वाला भी तेल बताया जाता है, सरसों का तेल, जो कुछ भी है, जहां पर फॉर्च्यून लिखा हो वो किसी हालत में सामान नहीं खरीदना है। ठीक इसी तरह से लाला रामदेव का जो रुचि सोया है और पतंजलि है, रुचि सोया तेल, आटा, बेसन, चावल, जो भी कुछ है, रुचि सोया और पतंजलि, ये इनके जो ब्रांड है, कुछ भी यहां से खरीदना नहीं है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर आप किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, हमारा साथ देने सड़क पे नहीं आ पा रहे हैं, मत आइए, कोई बात नहीं है, हमें आपसे कोई गिला भी नहीं है, कोई शिकायत भी नहीं है, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन के लिए जो जरूरी है, ये खाने पीने का सामान खरीदता है, बस साथियों इतना मदद कर दो कि इसमें इनका सामान नहीं खरीदना है किसी भी हालत में। और अगर साथ में आ सको वहां पर, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। एक आखिर में चीज आपसे कहना चाहता हूं, एक साल के लिए अपने टीवियों पर, अपने टेलीविजन सेट पर ताला लगा दीजिए, बंद कर दीजिए, एक साल के लिए। हम इतने 9-10 महीने चले गए लॉकडाउन में, मार्च से शुरू हुआ और अब जनवरी आ रहा, 10 महीने हो गए लॉकडाउन में, कहां की इधर से उधर हो गया। तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं, एक साल के लिए अपने घर में चलने वाले टेलीविजन पर ताला लगा दीजिए। बहुत बड़ी लड़ाई हम जीत लेंगे साथियों, बहुत बड़ी लड़ाई। इतना ही आपसे कहना, बहुत बहुत शुक्रिया। कि केंद्र की जो सरकार है वो कुछ समस्याओं का समाधान ही निकालना चाहती है, क्योंकि किसानों की जो शहादत है डेली हो रही है। कैसे आप देखते हैं इसको? सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो हमारे बीच से 60 से भी ज़्यादा हमारे संघर्ष के साथी शहीद हो चुके हैं, हमसे बिछड़ चुके हैं, उन सबको मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। बात जहाँ तक आपकी है कि सरकार क्यों समस्या का हल नहीं चाहती, बेसिकली सरकार उद्योगपतियों के हाथों में इस कदर खिलौना बन चुकी है कि उसे इस देश की जनता की कोई समस्या, इस देश की जनता के कोई सवाल वो समझने को और सुनने को तैयार नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि भाई ये कानून जो है देश की भलाई के लिए है, देश की भलाई के लिए ले आए हैं, हम किसानों की भलाई के लिए लेके आए हैं। एक सवाल मैं आज आपके माध्यम से मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अगर ये तीनों कानून वापस ले लिए जाते हैं और एमएसपी को कानून बना दिया जाता है, तो सरकार को क्या दिक्कत है, तो सरकार को क्या हानि हो जाएगी?
क्या घाटा हो जाएगा सरकार को यह भी बताना चाहिए ना। बार बार सरकार कहती है कि भाई जो कानून बढ़िया है, लेकिन कानून क्या है वो नहीं बताती है, पर बस बढ़िया है, भला होगा, ये होगा, वो होगा, नौटंकी, उसके लिए नकली किसान, फर्जी किसान बना के खड़े किए जाते हैं, उनके इंटरव्यू दिखाए जाते हैं। सो मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे कहा जा रहा है, रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि कम से कम 2 साल के लिए तो एक बार लागू होने दीजिए, देख लीजिए उसे। एक और है, वो कह रहे हैं कि एक बार जो है कम से कम 1 साल के लिए लागू होने दीजिए। ये 1 साल, ये 2 साल के लागू होने दीजिए, अच्छा है, ये है। मैं सरकार से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, केवल एक सवाल का जवाब दे, अगर ये कानून वापिस हो जाते हैं और एमएसपी को कानून बना दिया जाता है तो सरकार को क्या घाटा है, तो सरकार को क्या दिक्कत है, कौन सी बड़ी हानि हो जाएगी, कौन सा आसमान सर पे गिर जाएगा। इसको इस संदर्भ में भी देखें, जो अभी आपने बात कही है कि सरकार क्यों मतलब इस समस्या को समझ रही है, क्यों बढ़ा रही है और इसको हल क्यों नहीं कर रही है। आपने कल एक देखा होगा, एक न्यूज़पेपर में नितिन गडकरी जी ने, जो इस सरकार के बड़े एक नंबर 2 समझो, 3 समझो, मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री हैं, आरएसएस के भी बड़े महत्वपूर्ण एक व्यक्ति हैं, वो बीजेपी के एक महत्वपूर्ण नेता भी हैं। उनका कहना क्या है, आप इससे समझ लीजिए कि सरकार की नीयत क्या है। कोई और चीजों की जरूरत नहीं है, हम एक चीज को लेकर अगर ढंग से एनालाइज करना तो सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। जैसे मैं बार बार बताता हूं कि जो एग्रीमेंट वाला कानून है उसका सेक्शन 3 अगर ढंग से पढ़ लिया जाए तो पता लग जाए कि पूरे देश को तबाह करने वाला कानून है। फिर भी नितिन गडकरी जी ने यह कहा है, और फ्रंट पेज पे उस न्यूज़पेपर में यह न्यूज छपी है कि समस्या असली है किसानों ने अधिक उत्पादन कर दिया है, अधिक उत्पादन कर रहे हैं किसान, और जो एमएसपी है वो बाजार भाव से ज्यादा है। एक इतना जिम्मेदार मंत्री, और मैं समझता हूं इससे ज्यादा वाहियात कोई बयान हो नहीं सकता, जिम्मेदारी वाली बात कहीं इसमें नजर नहीं आती। ये तो न केवल देश की जनता बल्कि किसानों के जले पर नमक छिड़कना है। और बार बार जो फिर इससे साफ समझ में आ जाती है कि जो आप वार्ता की बात कर रहे हैं तो ये वार्ता की बात भी केवल नौटंकी है। इसके माध्यम से भी किसानों को केवल परेशानी किया जा रहा है, उनको हरेस किया जा रहा है, और इस मामले को धीरे धीरे लिंगर ऑन किया जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। इसका क्या मतलब है कि किसान ज्यादा पैदा कर रहे हैं, और जो एमएसपी है वो मार्केट रेट से ज्यादा है। खुश होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, देश के मंत्री को तो और भी ज्यादा है, कि किसान हमारे देश के ऐसे कोरोना काल के समय में जब तूने पूरे देश को जो है लॉकडाउन में कर रखा है, उस समय भी देश में अधिक पैदावार कर रहे हैं। देश के लिए खुशी की बात है, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि हमारा किसान अपने आप को मिट्टी में मिलाकर भी लगातार आपको अधिक पैदा दे रहा है। दूसरा, जो किसान जिसको आप कह रहे हो कि मार्केट रेट से ज्यादा एमएसपी है, मैं समझता हूं बोलने से पहले थोड़ा शर्म आनी चाहिए। बेशर्मी की भी कोई एक सीमा तो होती होगी, लेकिन बीजेपी वालों के लिए और इस तरह के मंत्रियों के लिए वाकई में बेशर्मी की कोई सीमा नहीं है। जो मन में आता है वो कह देते हैं, और हकीकत यही है कि यही सच्चाई भी है, बीजेपी की यही सच्चाई भी है कि वो किसानों को एमएसपी के लिए कानून नहीं बनाना चाहती और इन कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती। इन कानूनों से वो किसानों का नहीं, जो उद्योगपति हैं उनका भला करना चाहती है। ये स्थिति आकर सामने खड़ी हो गई है। किसानों, अगर तुम एमएसपी कह रहे हो कि एमएसपी मार्केट रेट से ज्यादा है, तो मुझे जरा ये बताएंगे कि जब किसान से आप कोई भी चीज खरीदते हैं वो कौड़ियों के दाम क्यों होती है, और जब अंतिम उपभोक्ता तक वो पहुंचती है चीज, उसके दाम इतने ज्यादा क्यों होते हैं। मैं बार बार बताता हूं, फिर आपको उदाहरण बताता हूं। आलू लिया जाता है किसान से 5 रुपए, 6 रुपए, 4 रुपए किलो। मार्केट में जो अंतिम उपभोक्ता है, आम आदमी है, उसको आलू मिलता है 40 रुपए, 50 रुपए किलो मिला है, आप देख रहे हैं। जो प्याज है वो ली जाती है 5 रुपए, 6 रुपए किलो, वो प्याज मिलती है उसको 50 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए, 75, 80, 90, 100 तक पहुंच जाती है। प्याज कैसे पहुंच जाती है। जो लहसुन लिया जाता है किसान से बहुत थोड़ी मात्रा में, तो 35 के हिसाब से लिया जाता है 35 रुपए किलो, और अधिकतर लिया जाता है वो
करीब 7-8 रुपए किलो के हिसाब से। वही लहसुन मार्केट में जब अंतिम उपभोक्ता तक जाता है, यानी जो व्यक्ति उसको कंज्यूम करता है, खाता है, वो लहसुन उसे 300 से लेकर 400 रुपए में मिलता है। ठीक इसी तरह से आप गेहूं पर आ जाइए। गेहूं आपने तो एमएसपी कर रखा है 1975 रुपए, लेकिन गेहूं तो बिक रहा है मार्केट में 1200-1300 रुपए, 1400 रुपए, कहीं 1100 रुपए बिक रहा है। यह स्थिति गेहूं की है। तो ये जो आप कह रहे हैं, और इसी तरह से आप मक्का ले लीजिए, 1850 एमएसपी है, बिक रही है 700-800 रुपए। धान 1868 है, बिक रहा है वो 700, 800, 1100 रुपए तक बिक रहा है वो। काहे की आप जो ये कर रहे हैं, और जब उससे आदमी जो खाने वाला अंतिम कंज्यूमर है, जब अंतिम कंज्यूमर तक जाता है, तो वही गेहूं 25 रुपए से किलो कम नहीं है, 25 रुपए किलो से कम नहीं है। जो 1200-1300 रुपए किसान से खरीदा, आप कह रहे कि एमएसपी ज्यादा है, एमएसपी मार्केट रेट से ज्यादा है। आखिर किसान का खून क्यों निचोड़ना चाहते हैं आप? क्यों चाहते हैं किसान को पूरी तरह बर्बाद करना, और उसको उसका हक क्यों नहीं देना चाहते हैं? सरकार को यह सवाल, इसका जवाब देना चाहिए। सर, केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है, और जब बीजेपी की सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जब इस चीज को जो बार बार कह रहे हैं कि किसानों को समझना चाहिए, 2 साल का समय देना चाहिए, चाहे 1.5 साल का समय देना चाहिए, तो खुद की सरकार में बैठे हुए लोग जब ये बोल रहे हैं कि 1.5 साल का समय देना चाहिए, तो फिर किसान जो है मानने को तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं इसकी जगह आपको एक सवाल कहता हूं, आपके माध्यम से सरकार को कहता हूं, सरकार के जितने भी ऐसे कीड़े मकोड़े ये सब बातें कर रहे हैं, मैं उनको ये बात कहता हूं, और प्रधानमंत्री को बात कहता हूं, गृह मंत्री और कृषि मंत्री को बात कहता हूं। आप 1.5 साल, 2 साल, 3 साल मांग रहे हैं आप। मैं कहता हूं आपको कि आप 5 साल इस कानून को बिल्कुल खत्म करिए, और 5 साल इस विषय में सोचिए ही मत आप। उसके बाद में बात करेंगे क्या आप? नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपने कॉर्पोरेट की गुलामी करना पूरी तरह से जो है अपना धर्म बना लिया, अपना फर्ज बना लिया है। तो आप कॉर्पोरेट की गुलामी के लिए बात करें। क्या सरकार इस सवाल का जवाब दे पाएगी कि जो अनाज, जो किसान की फसल, जिनको किसान उगाता है, उन सारी चीजों को जिस रेट में आप किसान से लेते हैं, ये जो एग्रो से रिलेटेड कंपनियां हैं, ये कंपनियां उस पर 8000% से लेके 15000% का मुनाफा कैसे कमाती हैं? इस बात के जवाब दे सकेंगे? क्या सरकार इस बात का, मतलब कोई लिमिट होती है मुनाफा कमाने की? किसान पूरी जिंदगी पूरा कस के मेहनत करता है, अपने पूरे परिवार के साथ में लगा रहता है, अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है, कर्ज के बोझ से दबा रहता है, उसके बावजूद उसे लागत नहीं मिल पाती। जो उसकी लागत है ना, जो उसकी कीमत, वो उसे नहीं मिल पाती। लेकिन वो व्यापारी, वो उद्योगपति जिसके पास सिर्फ पैसा है, सरकार जिसके साथ में खड़ी है, वो उसी किसान की उसी फसल से 8000%, 8000% का मतलब समझते हैं आप? 8000% का मतलब हो गया 80 गुना, 80 गुना। यानी कि अगर 1 कुंटल, मानिए कि 1 कुंटल पे 1 रुपया अगर किसान कमा रहा, मतलब किसान से अगर 1 रुपए में ली जा रही है चीज, उसी पर उसको जो बेच के कमा रहा है व्यापारी, वो 80 रुपए कमा रहा। आप इसका मतलब समझते हैं? और इसको थोड़ा सा और समझाते हैं अच्छी तरह से। अगर 1000 रुपए में किसान से कोई चीज ली जा रही है, तो उस पर जो एग्रो कंपनियां हैं, ये 80,000 रुपए कमा रही हैं। कोई लिमिट होगी, कोई सीमा तो होगी, कोई सीमा नहीं है। आपको फिर भी किसान को ही मारना है, मतलब उसके बावजूद भी इतना मोटा कमा रही हैं, और उसके बावजूद भी आप उन्हीं कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। देश में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, उनका निर्यात लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और सरकार भी उनके निर्यात को और ज्यादा बढ़ाना चाह रही है। इसीलिए जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो संशोधन किया गया है, जो बैरियर्स लगे हुए थे, उन सबको हटा दिया है। आने वाले समय में अंधाधुंध इस देश से निर्यात होने वाला है। क्यों होने वाला है? कि जो, अगर हम उस पर भी मान लें, आप इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, कि जो गेहूं हमारे देश में किसान से लिया जा रहा है 1200, 1300, 1400 रुपए क्विंटल मार्केट में, ओपन मार्केट में, वही गेहूं की एमएसपी कितनी है? 1975 रुपए। और उसी गेहूं पर अगर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चला जाता है, तो वो 2500 रुपए क्विंटल बिकता है। आप समझ रहे हैं? केवल यहां से वहां तक जाने में ही इतना जो आप फायदा ले रहे हैं, और इसके अलावा और बाकी जो चीजें हैं उन सब पे। तो किसान से ये कहने वाले कि 1.5 साल में, 2 साल में आप पहले लागू इसका करके देखिए फिर क्या होगा, इतने में ही कहानी खत्म हो जानी है। हकीकत यह है
कि आप किसी भी तरह से किसान को झांसे में लाना चाहते हैं, लेकिन किसान आपके झांसे में आएगा नहीं। किसान को मालूम है उसकी लड़ाई क्या है, किसान को मालूम है उसे अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है, और किसान को मालूम है उसे लड़ाई अपनी कब तक लड़नी है, यह मालूम है उसको। इसलिए तुम्हारे किसी भी शिकंजे में, तुम्हारे किसी भी जाल में किसान इस बार फंसेगा नहीं। और तुम्हें यानी सरकार को यह कानून जितनी जल्दी हो सके वापस लेना पड़ेगा। जितनी जल्दी ले ले उतना ही अच्छा है, और एमएसपी को कानून बना दे।